पेपर का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग, चैप्टर का नाम मटेरियल कंट्रोल। तो आइए जरा मटेरियल कंट्रोल पढ़ा जाए। तो मटेरियल कंट्रोल पढ़ाया जा रहा था आपको, देख लेते हैं क्या था टॉपिक। तो मटेरियल कंट्रोल जिसका मतलब है कि मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करो। मटेरियल बहुत महंगा होता है, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करो। पेंसिल, अच्छा भाई ऑफ कर दे रहे हैं पेंसिल। जी हाँ। हाँ तो बच्चे बता रहे हैं कि एबीसी एनालिसिस हो गया था। ठीक है बच्चों, मटेरियल क्या होता है? ये मटेरियल, मटेरियल प्रोडक्ट जिससे बना रहे हो वो होता है मटेरियल। बिल्डिंग बना रहे हो, ईंट बालू पत्थर गार्डर बढ़िया सीमेंट वगैरह कंक्रीट छड़ वगैरह सरिया सब मटेरियल होता है। फर्नीचर बना रहे हो, लकड़ी लोहा कील फेविकोल सनमाइका रिकमार्क पेपर पॉलिश पेंट वो सब होता है मटेरियल। प्रोडक्ट जिससे बना रहे हो वो होता है मटेरियल। और मटेरियल बहुत महंगा होता है, टोटल कॉस्ट का आधे से भी महंगा मटेरियल। अगर आपने एक फर्नीचर बनाया और फर्नीचर बनाने में 1,000 रुपए लग गए तो 500 से भी ज्यादा का होगा मटेरियल। तो अगर आप एक फर्नीचर बना रहे हो, उसको बनाने में 1,000 लग गया तो 500 से भी ज्यादा का मटेरियल, बहुत महंगा होता है मटेरियल। और हमें क्या करना है इस चैप्टर में? मटेरियल की कॉस्ट को कम करना है, कंट्रोल करना है। तो हमें मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना है। कंट्रोल माने लगाम कसना है, लगाम लगाम कसना है। तो मटेरियल की कॉस्ट को कम करना है। क्यों क्यों क्यों? कि कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो मटेरियल बहुत महंगा है, कॉस्ट को कम करो, कंट्रोल करो ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए। कॉस्ट कैसे कम करें? मेथड है, मेथड। कॉस्ट कैसे कम करें? मेथड है। कितने मेथड? 5। कौन सा पढ़ा दिया था उस दिन? एबीसी एनालिसिस। तो कौन सा पढ़ा दिया था हमने बच्चों आपको? एबीसी एनालिसिस। आइए आज कुछ पढ़ा दें आपको जी। आज तो हम आपको तीसरा मेथड पढ़ाना चाहते हैं, तीसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। ठीक, तो अभी हम इसको रोक रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। आइए समझते हैं। क्या सारे बच्चे रेडी हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल पढ़ने को? बताइए। हाँ भाई। क्या कह रहे हैं? सत्यम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है? सत्यम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे ज्यादा। एक बार आपको पूरा बताते हैं, पूरा पूरा सुन लो ना कि कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है, क्या मामला है। देखिए बात ये है यहाँ पर कि एबीसी एनालिसिस थियरी में इंपॉर्टेंट है, थियरी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मगर किसमें? थियरी में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर किसमें? थियरी न्यूमेरिकल दोनों में। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो भी थियरी में। परपेचुअल इन्वेंटरी टेक्निक बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर थियरी में। और विद एनालिसिस बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है थियरी में। तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट मेथड का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस। उम्मीद है आपको समझ बात आ गई। एक बार फिर से याद दिलाते हैं, बताते हैं कि क्या क्या बोला हमने। हमने बोला कि पहला सिर्फ थियरी में इंपॉर्टेंट है मगर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पांचों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मगर थियरी न्यूमेरिकल दोनों में ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थियरी में, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थियरी में, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थियरी में। और यही पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा? तीसरा वाला हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये तीसरा वाला पढ़ते हैं, देखते हैं क्या मामला है, क्या बातें हैं। हाँ बच्चों ध्यान देना। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स का मतलब, स्टॉक कम नहीं होना चाहिए, मटेरियल कम नहीं होना चाहिए। बच्चे बताओ, अगर मटेरियल कम हुआ तो? अगर मटेरियल कम हुआ तो? ये कह रहे हैं मटेरियल कम नहीं होना चाहिए, अरे हुआ तो क्या होगा? बोलो। हाँ सत्यम कह रहे हैं प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। अरे मटेरियल नहीं होगा, मटेरियल मटेरियल कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो मटेरियल खत्म हो जाएगा।
अगर मटेरियल कम हुआ तो मटेरियल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो मशीन बंद हो जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो मटेरियल कम नहीं होना चाहिए। मटेरियल कम हुआ तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया तो मशीनें बंद पड़ जाएंगी और आपका सामान डिले बनेगा, लेट बनेगा, आप मार्केट में सही समय से डिलीवरी नहीं दे पाएंगे और आपके रेपुटेशन तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लोग कहेंगे ये आदमी सही नहीं है भाई, अभी भी टाइम से माल नहीं दे पाता। तो बताओ क्लियर कि मटेरियल कम होना नहीं चाहिए वरना खत्म हो जाएगा। अच्छा दूसरा, मटेरियल ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? उससे क्या होगा? ज्यादा हो गया तो? मटेरियल ज्यादा नहीं होना चाहिए, अरे हो गया तो क्या दिक्कत है? पहला तो सही है, कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो चलो अदिति सत्यम लॉस, बहुत एक्सपेंस आएगा, ठीक है। सुनना, मेटल ज्यादा ज्यादा नहीं होना चाहिए, अरे हो गया तो? अरे काहे ज्यादा मटेरियल मंगा रहे हो भाई, क्यों? काहे को फालतू पैसा फंसा रहे हो? मत फंसाओ ना। क्यों अपना पूंजी खराब कर रहे हो, पैसा फंसा रहे हो? तो कम ना हो कि प्रोडक्शन रुक जाए, ज्यादा ना हो, काहे पैसे फंसा रहे हो बिना वजह, नुकसान कर रहे हो अपना। तो ना कम हो ना ज्यादा हो, और जब भी आवश्यकता हो उपलब्ध होना चाहिए, और जब भी आवश्यकता हो उपलब्ध होना चाहिए। बोलो तीनों बातें समझ में आ गई? ना मटेरियल कम होना चाहिए, ना मटेरियल ज्यादा होना चाहिए, और जब भी जरूरत पड़े वो मटेरियल अवेलेबल मौजूद होना चाहिए। आइए जरा समझते हैं यहाँ पर ध्यान देना। कुछ टर्म्स रीऑर्डर लेवल, कुछ टर्म्स मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और कंजम्पशन और रीऑर्डर पीरियड। 6 टर्म्स हैं, 6। चलो समझाते हैं आपको। एक, ध्यान देना। तो पहला है रीऑर्डर लेवल। अभी हम इसको नहीं समझाएंगे, अभी हम इसको नहीं समझाएंगे बच्चों। 6 पॉइंट हैं, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और कंजम्पशन और रीऑर्डर पीरियड। तो ढेर सारे टर्म्स हैं, ढेर सारे टर्म्स। एक बात सुनना बच्चों ध्यान से, ये 6 के 6 जो भी यहाँ पर मौजूद है, ये 6 के 6 जो है, इनमें से किसी, ये इनमें से कोई भी रुपयों में नहीं है। बोलो ये बात समझ आई? ये 6 के 6 इनमें से कोई भी रुपयों में नहीं है, रुपयों में नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए। हम कह रहे हैं क्वांटिटी है, जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। 1 से लेकर 4 तक तो, 1 से लेकर 5 तक तो क्वांटिटी है, 1 से लेकर 5 तक तो क्वांटिटी है। बच्चों देखो, देखो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला। जरा समझना है क्या, है क्या, होता क्या सर, क्या निकाल रहे हैं? तो एक आंसर आएगा, आंसर है क्या? चलो सुनना ध्यान से। अगर आपने फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आया मान लो 400, ठीक? तो बताओ बच्चों क्या ये 400 रुपया है? आपने मिनिमम स्टॉक लेवल निकाला, आंसर आया 400, तो बताओ क्या ये 400 रुपया है? रुपया? बोलो। तो बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, बच्चे कह रहे हैं नहीं सर रुपया नहीं। हम पहले ही मना कर दिए थे कि ये 1 2 3 4 5 ये रुपया रुपया नहीं। बच्चों ये क्वांटिटी है, ये क्या है? क्वांटिटी है सर। क्वांटिटी मतलब, क्वांटिटी माने यूनिट्स कह लो, क्वांटिटी माने किलोग्राम कह लो, क्वांटिटी माने टन्स कह लो। हल्का सामान है तो किलो में तौल लो, भारी सामान है तो टन्स में तौल लो, और गिनने वाला सामान है तो यूनिट्स में तौल लो। गिनने वाला हम लोग कैसे गिनते हैं? 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, ऐसे गिनते हैं ना हम लोग। ठो ठो करते हैं, ये कहते हैं यूनिट्स। 4 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। खैर तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा आंसर यूनिट्स में हो सकता है, टन्स में हो सकता है, किलो में हो सकता है, रुपयों में नहीं होगा। अब आप कहोगे सर तीनों में आंसर किस में आएगा? तीनों में आंसर किस में आएगा? बच्चों ध्यान देना, सवाल जो बोले, सवाल यूनिट्स बोलेगा तो आप यूनिट्स लिख देना, सवाल किलो बोलेगा आप किलो लिख देना, और सवाल टन्स बोलेगा तो टन्स लिख देना। अब समझो कह क्या रहे हैं। आपने मिनिमम स्टॉक लेवल निकाला, 400 यूनिट्स आया, तो समझो क्या मतलब हुआ? मतलब तुम्हारे गोदाम में
मटेरियल 400 से कम होना नहीं चाहिए। अगर मिनिमम स्टॉक लेवल 400 यूनिट्स आया तो तुम्हारे गोदाम में कभी भी 400 यूनिट्स से कम यूनिट्स नहीं होना चाहिए, वरना ये खतरा है। माल खत्म हो सकता है, मटेरियल खत्म हो सकता है, प्रोडक्शन रुक सकता है। बोलो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या चेतावनी देता है? समझ में आया कि मिनिमम स्टॉक लेवल कहता है 400 यूनिट से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 400 यूनिट से नीचे गोदाम में माल बचता है तो प्रोडक्शन रुक सकता है, बंद हो सकता है, मटेरियल खत्म हो सकता है। बताओ बच्चों, मिनिमम स्टॉक लेवल समझ में आ गया कि मिनिमम स्टॉक लेवल ये जानकारी देता है कि कितने यूनिट से कम यूनिट्स नहीं होना चाहिए, ये जानकारी देता है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या जानकारी देता है कि कितने यूनिट्स से कम यूनिट्स नहीं होना चाहिए। चलो बच्चे कह रहे हैं समझ गए कि मिनिमम स्टॉक लेवल कहता है कि इससे नीचे यूनिट्स नहीं होना चाहिए, वरना प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, मटेरियल खत्म हो जाएगा। अच्छा, मान लो आपने मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाला और आंसर आया 1200 यूनिट्स। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या कहता है? ये कहता है 1200 से ज्यादा यूनिट्स नहीं होना चाहिए। तुम्हारे गोदाम में कभी भी 1200 यूनिट्स से ज्यादा यूनिट्स होना नहीं चाहिए। और अगर तुम मैक्सिमम स्टॉक लेवल से ज्यादा यूनिट्स रखते हो, अगर तुम्हारे गोदाम में 1200 यूनिट्स से ज्यादा मटेरियल रहता है, तो काहे पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्यों बिना वजह पैसे फंसा रहे हो? आवश्यकता नहीं है। तो क्या बच्चों को नंबर 2 और नंबर 3 क्लियर है कि गोदाम में कितने यूनिट से नीचे न जाने पाए मिनिमम स्टॉक लेवल, और गोदाम में कितने यूनिट से ऊपर न जाने पाए मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम से नीचे मत जाने दो, वरना प्रोडक्शन रुक जाएगा, माल खत्म हो जाएगा। और मैक्सिमम से ऊपर मत जाने दो, वरना काहे पैसे फंसा रहे हो, काहे बर्बाद कर रहे हो? आवश्यकता नहीं है, इतना इतना जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। पूंजी मत ब्लॉक करो, बर्बाद करो। अच्छा, फिर आया एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक, एवरेज स्टॉक लेवल। अच्छा, ध्यान से इसको देखना, एवरेज स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल जी, मिनिमम तो 400 है। अच्छा, मिनिमम स्टॉक लेवल 400 है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो 1200 यूनिट, 1200। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, दोनों को जोड़ो, 400 1200 1600, 2 से डिवाइड करो, कर दिया, कितना आया 800, लिख दिया यूनिट्स। ठीक, तो क्या बच्चों को एवरेज स्टॉक लेवल का कैलकुलेशन समझ में आया? एवरेज स्टॉक लेवल का कैलकुलेशन समझ में आया कि आपने मिनिमम, आपने मैक्सिमम को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ गया। तो सर ये एवरेज स्टॉक लेवल होता क्या है? ये 800 यूनिट्स क्या है? एवरेज स्टॉक लेवल 800 यूनिट्स निकाला गया है, तो ये 800 यूनिट्स क्या है? एवरेज स्टॉक लेवल तुम्हारे गोदाम में 800 यूनिट्स होना चाहिए, ना ये ज्यादा है ना ये कम है। 400 से कम ना होने दो, 1200 से ज्यादा ना होने दो, और कोशिश करो लगभग 800 के आसपास रखो, क्योंकि ना ये कम है ना ये ज्यादा है, ये बेहतर है। ना ये कम है ना ये ज्यादा है। बच्चों बोलो कि आपको तीनों बातें समझ में आ गई। मिनिमम स्टॉक लेवल, हम इससे कम यूनिट्स गोदाम में कच्चे माल की नहीं होने देंगे, वरना प्रोडक्शन रुक सकता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, हम इससे ज्यादा यूनिट मटेरियल के गोदाम में नहीं रखेंगे, वरना हम पैसे ब्लॉक कर रहे हैं, पैसे फंसा रहे हैं बिना वजह, आवश्यकता नहीं है। एवरेज स्टॉक लेवल, हमारा प्रयास होगा कि हमेशा हमारे गोदाम में इतना मटेरियल मेंटेन रहे, न ये ज्यादा है न ये कम है। अब बचा बच्चों नंबर 1, जो हम रोक कर आए थे, रीऑर्डर लेवल। तो आइए समझते हैं व्हाट इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, अगर आप में कोई बच्चे देखते हैं क्रिकेट, देखते हो क्या? बोलो, क्या आप क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट कोई कह रहा है यस, कोई बोल रहा है नो। हम भी बहुत देखते थे, अब नहीं देखते, टाइम नहीं मिलता, अब तो रोजी रोटी वाली बात है। तो बच्चों, एक होता है क्रिकेट, और क्रिकेट में एक वर्ड इस्तेमाल होता है टाइमिंग। टाइमिंग, बैट्समैन क्या करता है? टाइमिंग, टाइमिंग से मार देता है। तो बैट्समैन ने एक शॉट लगाया, व्हाट अ टाइमिंग, टाइमिंग इतनी बढ़िया होती है। टाइमिंग का मतलब होता है कि परफेक्ट टाइम, कि उतना जोर से भी नहीं मारा और गेंद निकल गई,
तो बच्चों, जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं वो ये वर्ड सुने कि नहीं, व्हाट टाइमिंग, बहुत टाइमिंग से मारा है। और टाइमिंग का मतलब होता है ना जल्दी ना देर में, ये होता है मतलब। तो यहाँ पर भी रीऑर्डर लेवल में भी कुछ ऐसा ही है। रीऑर्डर में भी क्या है, रीऑर्डर लेवल में भी कुछ ऐसा ही है, टाइमिंग वाली बात है। आइए बताते हैं क्या मतलब वो परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग, ध्यान दें, रीऑर्डर लेवल, आपने कैलकुलेशन किया और आपने रीऑर्डर लेवल निकाला। तो बच्चों रीऑर्डर लेवल खैर बता तो चुके ही हैं हम आपको, कैसे क्वांटिटी में होगा। ध्यान देना कि आपने रीऑर्डर लेवल निकाला, रीऑर्डर लेवल, तो क्या मतलब हुआ रीऑर्डर लेवल का, क्या करना है इसका, सुनना ध्यान से बच्चों। ये हटाओ, हम अलग से कुछ बता रहे हैं। आप बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते समय हम लोग कौन हैं? क्या हम कस्टमर हैं, ग्राहक जो खरीद रहे हैं? चलो सत्यम मिश्रा सही जवाब, हम मैन्युफैक्चरर हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग, हाँ हाँ, विशाल और श्वेता कह रहे हैं प्रोड्यूसर, एक ही बात है, प्रोड्यूसर कह लो या मैन्युफैक्चरर कह लो। बनाएंगे कारखाने में, बेचेंगे, बनाएंगे और बेचेंगे, तो हम लोग मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हैं। और हमारा काम है प्रोडक्ट बनाना। तो बच्चों हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें मटेरियल चाहिए, हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें मटेरियल चाहिए। और हम मटेरियल किससे मंगवाते होंगे? सप्लायर से। बोलो हम सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? प्रोडक्ट बनाना है, मटेरियल चाहिए। फर्नीचर बनाना है, लकड़ी चाहिए। अलमारी बनानी है, लोहा चाहिए। बिल्डिंग बनानी है, ईंट बालू पत्थर चाहिए। प्रोडक्ट बनाना है, मटेरियल चाहिए, ठीक है। और किससे मंगवाते हैं मटेरियल? प्रोड्यूसर, सॉरी सप्लायर से, सप्लायर से मंगाते हैं। सत्यम कह रहे हैं आपूर्तिकर्ता, हाँ आपूर्तिकर्ता होता है, आपने थोड़ा सा गलत लिखा है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हम लोग सप्लायर से मंगवाते हैं माल। अब हम लोग जौनपुर में हैं, कारखाना फैक्ट्री हमारी जौनपुर में है, और सप्लायर हमारा मुंबई में है। हम जौनपुर में हैं और सप्लायर हमारा मुंबई में है। अब बताओ, हमने आज सप्लायर को फोन किया, अभी कितना टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 1:28, 1:30 बज रहा है। हमने 1:30 बजे फोन किया, सप्लायर माल भेज दो। हम कहाँ हैं? जौनपुर में। सप्लायर कहाँ है? मुंबई में। हमने फोन किया, सप्लायर माल भेज दो। बच्चों बताओ शाम तक आ जाएगा आज? क्या माल शाम तक आ जाएगा? अभी 1:30 बज रहा है, सप्लायर माल भेज दो, क्या आ जाएगा? नहीं। बच्चे कह रहे सवाल ही नहीं उठता, अभी फोन किया है तो वो जाएगा, लोगों को बोलेगा माल ट्रक में ला दो, पैक करो, खाली पैक करते ला देते शाम हो जाएगी, चढ़वाते ला देते पैक करते शाम हो जाएगी। तो बच्चों लगेंगे 3, 4, 5, 6 दिन जो लग जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या मंगवाना है? मटेरियल मंगवाना है। सप्लायर माल भेज दो, लेकिन बहुत जल्दी नहीं मंगवाना है। हमारे पास पहले का भी तो होगा, हमारे पास पहले का भी तो होगा, लेकिन बहुत जल्दी नहीं मंगवाना है, पहले का है ना। और बहुत लेट नहीं मंगवाना है कि खत्म ना हो जाए। क्या सुन रहे हो मेरी बात, क्या बोल रहे हो? सप्लायर माल भेज दो, लेकिन बहुत जल्दी मत मंगवा लेना कि पहले से पड़ा है और मंगा लिए, खत्म ही नहीं हुआ था। या इतना लेट मंगा रहे हो, खत्म हो गया तब मंगा रहे हो कई दिन बाद, कब से बैठे हुए हैं सब। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, समझ रहे हो बच्चों? हम मटेरियल जब मंगवाएंगे, ना हम बहुत जल्दी मंगाएंगे, ना हम बहुत देर में मंगाएंगे, ना हम जल्दी मंगाएंगे ना हम देर में मंगाएंगे। ठीक, परफेक्ट टाइमिंग। बच्चों घर में मम्मी लोग हैं, गैस वैस मंगाती हैं कि नहीं बताओ? गैस, गैस बुकिंग करनी होती है, और कभी कभी जल्दी मंगा लेती हैं। अरे गैस जल्दी आ गई, जल्दी आ गई। बताओ, एक सिलेंडर खाली नहीं, दूसरी चली आई, हो गई दिक्कत, हो गई समस्या। कि एक सिलेंडर खाली नहीं, दूसरी आ गई, अब हो गई समस्या, जल्दी मंगा ली। या गैस खत्म हो गई, अब मंगा रहे हो, गैस खत्म हो गई और अब मंगा रहे हो। अरे गैस खत्म हो गई, मंगा रहे हो तुरंत थोड़ी ना आएगी, तो 2, 3 दिन में एडजस्ट हो रहा है, मंगा मांगा जा रहा है पड़ोसी से। तो एक होता है परफेक्ट टाइमिंग। तो वही हाल यहाँ पर भी है, मटेरियल मंगवाना है यार, देखो जल्दी मत मंगाओ, पुराना माल भी है, बहुत लेट मत मंगाओ कि खत्म हो जाए। परफेक्ट टाइमिंग, क्या हम आगे बढ़े? इतनी बात समझ में आ गई आपको कि यार मटेरियल बहुत सही समय मंगाना चाहिए, न जल्दी न लेट, न जल्दी न लेट। ठीक है, आगे सुनना। रीऑर्डर लेवल किसे कहते हैं? आपने कैलकुलेशन किया और रीऑर्डर लेवल आया 700,
ठीक, तो आपने कैलकुलेशन किया और रीऑर्डर लेवल आया 700, आपने दिमाग में रख लिया यार रीऑर्डर लेवल 700 समान है, तो दिमाग में रख लिया रीऑर्डर लेवल 700 समान है। ठीक, अब आप गए अपने गोदाम में गए और वहां 1000 सामान पड़ा है। तो गोदाम में कितना मटेरियल बचा है? 1000 सामान। आपने कहा अभी हम ऑर्डर नहीं करेंगे, तो आपने कहा अभी हम ऑर्डर नहीं करेंगे, अभी गोदाम में 1000 सामान पड़ा है। 2-4 दिन बाद आप फिर गोदाम में गए और अब वहां बचा है 800 सामान। 800 सामान। आपने कहा 800 सामान, आपने कहा अभी भी हम ऑर्डर नहीं करेंगे। आप फिर 2-4 दिन बाद गोदाम में गए और वहां पड़ा था 750 सामान। आपने कहा अभी भी हम सप्लायर को माल का आदेश नहीं देंगे। आप 2-4 दिन बाद फिर गोदाम में गए और आपने देखा अब पड़ा है माल 700 सामान। आपने कहा 700, यही तो हमारा रीऑर्डर लेवल है, 700 सामान बचा है, यही तो हमारा रीऑर्डर लेवल है। आपने तुरंत सप्लायर को फोन घुमाया, भाई माल भेज दो, क्योंकि रीऑर्डर लेवल, तो माल भेज दो, ना आप जल्दी मंगा रहे हो ना आप देर में मंगा रहे हो। तो रीऑर्डर लेवल, जब तुम्हारे गोदाम का माल घटते 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 रीऑर्डर लेवल पर आ जाए तो तुरंत आदेश दे दो, ना तुम जल्दी मंगा रहे हो ना तुम देर से मंगा रहे हो। बताओ बच्चों, रीऑर्डर लेवल समझ में आया? रीऑर्डर लेवल, जब तुम्हारा गोदाम का माल घटते 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 कहां पर आ जाए? रीऑर्डर लेवल पर आ जाए, तुरंत फोन कर दो सप्लायर, माल भेज दो। और ये वो वक्त होगा ना तुम जल्दी मंगा रहे हो ना तुम देर में मंगा रहे हो। लेकिन जब तक तुम्हारा गोदाम का माल घटते घटते रीऑर्डर लेवल पर ना आ जाए तब तक ना मंगाओ, तब तक ना मंगाओ। लेकिन रीऑर्डर लेवल पर जैसे ही आ जाए तुरंत मंगा लो। तो नाम में ही छिपा है राज, नाम में ही छिपे हैं राज। दोबारा ऑर्डर करना, दोबारा ऑर्डर कब करें? अच्छा आगे चलते हैं। और सत्यम, वो भी हमेशा परफेक्ट टाइमिंग पे आता है, क्या बोला पता नहीं। सत्यम सर, अगर हमने टाइम से ऑर्डर किया है और सप्लायर लेट कर दे, वो उसका भी इलाज है ना, उसका भी इलाज है। फॉर्मूला इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि एडजस्ट कर लेगा। अभी फॉर्मूला आपने देखा नहीं ना, फॉर्मूला अलग तरह से बना है। चलो बच्चों से पूछते हैं, एक बार फटाफट से हो जाए रिविजन। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। रीऑर्डर लेवल माने, अभी तो समझाया हमने आपको रीऑर्डर लेवल। क्या समझाया? यही, ऑर्डर कब करें, आदेश कब दें, माल कब मंगाएं? जब तुम्हारे गोदाम का माल घटते 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 जैसे ही रीऑर्डर लेवल पर आ जाए तुरंत आदेश दे दो। लेकिन जब तक माल रीऑर्डर लेवल पर ना आए आदेश मत दो। तो गोदाम का माल जब घटते घटते रीऑर्डर लेवल पर आ जाए तो आदेश दे दो। ये परफेक्ट टाइमिंग है, ना तुम जल्दी मंगा रहे हो ना तुम लेट मंगा रहे हो। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये क्या है सर? ये कभी भी इससे ज्यादा मटेरियल गोदाम में मत रखना। अगर तुम इससे ज्यादा मटेरियल गोदाम में रखते हो, क्यों रख रहे हो? जरूरत नहीं है, काहे पूंजी फंसा रहे हो, क्यों पैसे ब्लॉक कर रहे हो? अच्छा, मिनिमम स्टॉक लेवल, कभी भी इससे कम मटेरियल गोदाम में मत रखना, कभी भी इससे कम मटेरियल गोदाम में मत रखना। अगर तुम इससे कम मटेरियल गोदाम में रखते हो तो तुम्हारा प्रोडक्शन रुक सकता है, तुम्हारा माल खत्म हो सकता है। हमेशा कोशिश करो कि कितना मटेरियल गोदाम में रहे, एवरेज लेवल। हमेशा कोशिश करो कि इतना मटेरियल गोदाम में रहे, क्योंकि ना ये ज्यादा है ना ये कम है। बच्चों क्या हम पांचवा समझाएं? 4 तक क्लियर हो गया है? कंजम्पशन या यूसेज समझाएं? बोलिए। चलिए बच्चे कह रहे हैं जी सर आप समझा सकते हैं, ठीक है। बच्चों एक वर्ड है कंजम्पशन और उसी को बुलाते हैं यूसेज। यूसेज ही कंजम्पशन है, कंजम्पशन ही यूसेज है। सुनना क्या मतलब? पापा मार्केट से चीनी परचेज किए हैं। अच्छा पिताजी चीनी खरीदे हैं, हाँ। पापा बाजार से चीनी खरीदे हैं, कितना? 5 किलो। पापा जी ने मार्केट से चीनी खरीदा, क्यों? हलवा बनेगा ना, ढेर सारा हलवा बनेगा। अच्छा, फिर 5 किलो चीनी में से 3 किलो चीनी पक गई, लग गई, खर्च हो गई। हाँ,
तो 5 किलो चीनी लाए थे, 3 किलो हलवे के साथ पक गई, लग गई, खर्च हो गई। तो 5 किलो चीनी खरीदे थे, 3 किलो पक गई हलवे के साथ, लग गई हलवे के साथ, खर्च हो गई। और बच्चों इस 3 किलो का नाम है कंजम्पशन या यूसेज, खपत। तो बताओ, कंजम्पशन या यूसेज क्लियर है? खरीदना नहीं, 5 किलो चीनी खरीदना नहीं, 3 किलो पक गई, लग गई, खर्च हो गई, ये है खपत। चलो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, बात मेरे समझ में आ गई कि क्या मतलब हुआ खपत। ये है सर ये रियली किस चीज की खपत? कच्चे माल की खपत और काहे की? कच्चे माल की खपत। ठीक, कच्चे माल की खपत बच्चों। तो ये था कच्चे माल की खपत। आप बस ये बता दो कि हम रुपयों की बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्या बताए थे हम आपको कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? रुपयों के बारे में, क्वांटिटी के बारे में? बच्चे कह रहे हैं सर हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी के बारे में। बिल्कुल सही, क्वांटिटी के बारे में। तो ये बताओ, यूनिट्स के बारे में बात हो रही है कि किलो के बारे में बात हो रही है कि टन्स के बारे में बात हो रही है? तो ये बताओ, यूनिट्स, टन्स, किलो, किसके बारे में बात हो रही है? क्या कहते हैं बच्चे? हाँ। तो सही जवाब ये है, सही जवाब ये है जो सवाल बोले। सुना, सही जवाब क्या है? सही जवाब है जो सवाल बोले। अगर सवाल यूनिट्स बोलेगा तो हम यूनिट्स लिख देंगे, सवाल किलो बोलेगा हम किलो लिख देंगे, सवाल टन्स बोलेगा हम टन्स लिख देंगे, जो सवाल बोले। आइए आगे चलते हैं बच्चों। कच्चे माल की खपत, कंजम्पशन माने कच्चे माल की खपत। बच्चों, बाजार में चीजें हमेशा एक जैसी रहती हैं या बदलती रहती हैं? बताओ, बाजार में चीजें हमेशा एक जैसी रहती है कि बदलती रहती हैं? बच्चे कह रहे हैं सर बदलती रहती है। पहला जवाब सत्यम का। श्वेता, बच्चों बाजार का मतलब ही होता है परिवर्तन। बाजार का मतलब ही होता है परिवर्तन। कभी सब्जी मंडी जाओ, आज गए रेट कुछ और है, एक हफ्ते बाद गए रेट कुछ और है। तो बाजार का मतलब ही होता है परिवर्तन। ध्यान देना, क्या बाजार में कभी कभी तेजी रहती है, तेजी, और बाजार में कभी कभी मंदी रहती है, मंदी? जैसे त्योहारों पर, शादी ब्याह के अवसर पर बाजार में तेजी रहती है। कोविड जैसी सिचुएशन, नोटबंदी जैसी सिचुएशन, मंदी रहती है। हाँ सर, कभी तेजी रहती है, कभी मंदी रहती है, और कभी चीजें नॉर्मल रहती हैं, न तेजी न मंदी। तो बच्चों, कच्चे माल की खपत, बहुत ऑर्डर मिल रहा है, बहुत ऑर्डर मिल रहा है। कच्चे माल की खपत बहुत ज्यादा है, ऑर्डर बहुत कम मिल रहा है, ऑर्डर बहुत कम मिल रहा है, कच्चे माल की खपत कम। ऑर्डर ठीक ठाक मिल रहा है, ना बहुत ज्यादा मिल रहा है ना बहुत कम मिल रहा है। तो क्या आपको समझ में आ रहे हैं टर्म्स बच्चों? कच्चे माल की खपत, नहीं, ना ऑर्डर ज्यादा मिल रहा है ना ऑर्डर कम मिल रहा है, तो ना कच्चे माल की खपत ज्यादा है ना कच्चे माल की खपत कम है। यार आजकल तो कोविड सिचुएशन में तो कस्टमर बड़े कम हो गए हैं, बड़ा कम ऑर्डर मिल रहा है। अब ऑर्डर कम मिल रहा है तो कच्चे माल की खपत भी कम है। यार आजकल तो शादियों का सीजन है, यार आजकल तो त्योहारों का सीजन है, बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं बहुत, तो कच्चे माल की खपत भी ज्यादा है। तो बताओ, आपको ये टर्म्स समझ में आ गए बच्चों? बोलो, टर्म्स समझ में आ गए आपको? बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गए। अच्छा बच्चों, एक बात और सुनना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, नॉर्मल को एक और नाम से बुलाते हैं, वो है एवरेज। तो ये बात कहीं अपनी नोट्स में लिख लेना कि नॉर्मल ही एवरेज होता है और एवरेज ही नॉर्मल होता है। दोनों शब्दों का मतलब एक होता है, नॉर्मल ही एवरेज है, एवरेज ही नॉर्मल है। आइए आगे चलते हैं। आपने ये बात भी समझ ली कि क्या मतलब हुआ नॉर्मल या एवरेज, एवरेज या नॉर्मल का। हाँ, इस एग्जांपल को और समझाएं, और समझ लीजिए। और क्या बच्चों के कॉलेज के आसपास चाय की दुकानें हैं? क्या आपके कॉलेज के आसपास चाय की दुकानें हैं? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हैं। ठीक है, तो आइए जरा चाय के दुकानदार से बात करें। बात, हाँ भाई दुकानदार, जरा बताओ कितनी चाय बेच लेते हो?
साहब जब कॉलेज खुला रहता है, जब कॉलेज खुला रहता है तो 500 चाय की खपत है। जब कॉलेज खुला रहता है तो रोज 500 चाय की खपत है। अच्छा भाई, लेकिन साहब जब कॉलेज बंद रहता है छुट्टियों में या संडे में या कोविड सिचुएशन में, तो जब कॉलेज बंद रहता है तो बस 100 चाय की खपत है, स्टूडेंट्स रहते ही नहीं। तो कॉलेज जब खुला रहता है तो 500 चाय की खपत है, और कॉलेज जब बंद रहता है, जैसा कि आजकल कोविड सिचुएशन या फिर छुट्टी वुट्टी संडे वनडे, तो 100 चाय की खपत है। और जब कॉलेज में कोई एग्जाम होते हैं, सेंटर पड़ता है सिविल सर्विसेज का, आईएएस, आईएफएस वगैरह, तो जब सिविल सर्विसेज का यूपीएससी का एग्जाम सेंटर आता है कॉलेज में, बड़ी भीड़ होती है। जब कोई और सेंटर आता है एग्जाम वगैरह का, बड़े से छोटे एग्जाम पीसीएस वगैरह का, बड़ी भीड़ होती है। जब नेताजी की रैली होती है तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तब तो हम 1200 चाय बेच लेते हैं। तो रोज तो 500 बेचते हैं जब कॉलेज खुला रहता है, कॉलेज बंद रहता है तो खपत कम हो जाती है 100। जब नेताजी की रैली होती है, कोई एग्जाम होता है, तो बहुत ज्यादा 1200 चाय की खपत हो जाती है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो बच्चों बताओ, क्या आपको ये टर्म्स एकदम क्लियर हो चुके हैं कि हाँ, कि बिजनेस की बात हो रही है, कच्चे माल की खपत रोज जैसी, कच्चे माल की खपत बहुत कम और कच्चे माल की खपत बहुत ही ज्यादा। तो ये हो गया कंजम्पशन, और कंजम्पशन ही यूसेज है, यूसेज ही कंजम्पशन है, और नॉर्मल को एवरेज के नाम से भी बुलाया जाता है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं क्या, रीऑर्डर पीरियड, या जिसका दूसरा नाम है लीड टाइम। चलो सुनना बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन, मेरा सवाल आप सुनना। हम जौनपुर में हैं, हम लोग जौनपुर में हैं, और हमारा सप्लायर पंजाब में है। हम लोग जौनपुर में हैं और हमारा सप्लायर पंजाब में है। हमने फोन किया अभी, अभी कितना बज रहा है, 1:45 हो रहा है लगभग, 1:43, 1:45 हो रहा है लगभग। हमने फोन किया किसको, जौनपुर में है और वो सप्लायर पंजाब में है। फोन किया, भाई माल भेज दो। बच्चों शाम तक माल आ जाएगा पंजाब से यहाँ पर? बोलो, पंजाब से यहाँ तक माल शाम तक आ जाएगा? बच्चे कह रहे हैं नहीं, नहीं आ पाएगा, नहीं। अच्छा बच्चों, वो पंजाब से 4 दिन में आ जाएगा? 4 दिन में आ जाएगा लगभग, लगभग। 4 दिन में आ जाएगा लगभग, आगे पीछे थोड़ा सा। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, 4 दिन में तो आ ही जाएगा। भाई यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, हाँ हाँ 4 दिन में आ जाएगा सर। बच्चों माल भेज दो, आदेश दिया, माल आ गया। आदेश दिया, माल आ गया। 4 दिन लगा, 4 दिन लगा। इस 4 दिन का नाम क्या है? रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम। रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम। आदेश दिया, माल आया, और बीच में जो समय लगा वो क्या है? रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम। तो बोलो ये समझ आया? आदेश देने से माल आने तक में जितना समय लगता है उसको कहते हैं रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम। मैंने आदेश दिया से लेकर मेरे फैक्ट्री गेट पर माल आ गया, लेकिन जितना टाइम लगा वो होता है रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, रीऑर्डर पीरियड। और बच्चों .1 से लेकर 5 तक क्वांटिटी आ रही थी, क्वांटिटी यूनिट्स, टन्स, किलो। तो .1 से लेकर 5 तक क्वांटिटी आ रही थी, लेकिन रीऑर्डर पीरियड क्या है? वो समय है, समय, टाइम। और ये या तो दिनों में होगा, डेज, या तो हफ्तों में होगा, वीक। ठीक, तो बच्चों रीऑर्डर पीरियड सिर्फ 2 रूपों में हो सकता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, या दिन में या हफ्ते में। बताओ क्लियर बच्चों? रीऑर्डर पीरियड क्लियर है आपको? आदेश देने से माल के आने तक में जितना समय लगता है उसको हम क्या बुलाते हैं? रीऑर्डर पीरियड बुलाते हैं। और रीऑर्डर पीरियड या तो दिनों में होता है या तो हफ्तों में होता है। क्वेश्चन, सर अगर किसी सवाल में रीऑर्डर पीरियड 4 दिन है, या किसी सवाल में रीऑर्डर पीरियड 4 हफ्ता है, तो सर
4 दिन 4 हफ्ता, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। आपको बगल में हफ्ता लिखा है कि बगल में दिन लिखा है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 4 हफ्ता मत पढ़ो हफ्ता, 4 दिन मत पढ़ो, बस 4 पढ़ो 4। फॉर्मूला इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि हफ्ता और दिन आपके सवालों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलिए, तो रीऑर्डर पीरियड किसे कहते हैं सर? बच्चों, मैंने फोन किया सप्लायर को माल भेज दो, और सप्लायर ने माल भेज दिया, माल आ गया, और जितना दिन लगा वो है रीऑर्डर पीरियड, या दूसरा नाम लीड टाइम। और ये 3 प्रकार का होता है बच्चों। ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है, नॉर्मल, मिनिमम, मैक्सिमम। जैसे, और हम बच्चों से एक सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन फोकस है कि नहीं आपको। नॉर्मल का अभी हम एक दूसरा नाम बताए थे, अभी हम नॉर्मल का एक दूसरा नाम बताए थे। चलो, पहला जवाब सत्यम का, अदिति का सही जवाब देते हुए, तान्या का, रिद्धिमा, मनस्वी और अनु, विशाल, सारे बच्चे एकदम सही जवाब देते हुए। सर, आरती पता नहीं क्या कह रही है। अच्छा, सामान्य कह रहे हैं, हिंदी बता रही हूँ, ठीक है। श्वेता कह रही है मैं भी थी। अच्छा, श्वेता ने पढ़ा नहीं। तो एवरेज, नॉर्मल मतलब एवरेज, ठीक। हाँ, रीऑर्डर पीरियड माने आदेश देने से माल आने तक में लगा समय। पंजाब से माल मंगवाया, ओके, पंजाब से माल मंगवाया, और माल आने में हमेशा 4 दिन लग जाते हैं। नॉर्मली, एवरेजली, सामान्यतः, तो पंजाब से माल मंगवाया, मंगवाने में हमेशा 4 दिन लग जाते हैं। तो नॉर्मल या एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो नॉर्मल या एवरेज रीऑर्डर पीरियड 4 दिन लग जाते हैं। मगर कभी कभी तो माल 2 दिन में आ जाता है, लेकिन कभी कभी तो माल बहुत जल्दी 2 दिन में भी आ जाता है। तो वैसे तो 4 दिन में आता है, वैसे तो 4 दिन में आता है, मगर कभी कभी 2 दिन में भी आ जाता है। और यार, कभी कभी तो 10 दिन लग जाते हैं, कभी कभी तो बहुत लग जाता है, 10 दिन लग जाता है। तो बच्चे समझ गए कि नॉर्मली 4 दिन में आ जाता है, कभी कभी तो बहुत जल्दी 2 दिन में आ जाता है, कभी कभी तो बहुत टाइम 10-10 दिन में आता है। तो नॉर्मली हमेशा 4 दिन में आता है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, बहुत जल्दी भी आ जाता है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, बहुत लेट में भी आता है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। विष्णु कह रहे हैं सर, रॉ मटेरियल आउटसाइड ऑफ कंट्री से आए तब। विष्णु, चाहे आपका माल भारत भारत में किसी स्टेट से आ रहा हो, और चाहे आपका माल दूसरी कंट्री से इंपोर्ट हो रहा हो, उससे हमारे सवाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सवाल जैसे लगना है वैसे ही लगेगा। अच्छा बच्चों, जल्दी बोलो कि आपको समझ में आ गया तीनों। कि नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मली माल इतने दिन में आ जाता है। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, कभी कभी माल बहुत जल्दी आ जाता है। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, कभी कभी माल बहुत लेट में आता है। तो आपको पूछना चाहिए सर, जब 4 दिन में आता है तो कैसा अक्सर 2 दिन में आ जाता है? जब माल पंजाब से यहाँ 4 दिन में आता है, तो भला 2 दिन में कैसे आ जाता है? कभी कभी कि नॉर्मली 4 दिन में आता है, कभी कभी 2 दिन में। देखो बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि दो तीन ट्रक ड्राइवर एक साथ आ रहे हैं पंजाब से जौनपुर। तो ट्रक एक है मगर ड्राइवर 2 या 3 है, ट्रक एक है और ड्राइवर 2 या 3 है। तो जब 2 या 3 ड्राइवर एक ट्रक में है, तो बच्चों एक चलाएगा एक सोएगा, एक चलाएगा एक सोएगा, एक चलाएगा एक खाएगा, एक चलाएगा एक खाएगा, तो ट्रक तो रुकेगा नहीं ना। अगर एक अकेला होता तो बेचारा ढाबे पे रुकता, सोता, खाता, टाइम बर्बाद करता, रोज 8 घंटा बर्बाद करता। लेकिन जब यहाँ पर 2-2 है, 3-3 है, तो एक चलाता है एक खाता है, एक चलाता है एक सोता है, तो फटाफट फटाफट 2 ही दिन में चलाया। बोलो क्लियर? के वैसे तो 4 दिन में आता है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है 2 दिन में। तो सर देर क्यों हो जाती है? 10-10 दिन क्यों लग जाता है तब? जो माल 4 दिन में आना चाहिए 10 दिन कैसे लग गया? बच्चों, मौसम की खराबी, कभी बहुत ज्यादा भारी बारिश, क्या पता रोड खराब हो गई, क्या पता बांध टूट गए, क्या पता बहुत तगड़ा ठंडी में कोहरा, ऐसा ऐसा कोहरा कि 10-20 फीट ना दिखाई पड़े लोगों को। तो अक्सर मौसम की वजह से डिस्टर्ब होता है। अक्सर आप जानते हो कि पॉलिटिकल रीजन, किसान आंदोलन रोड जाम कर दिया, पटेल आंदोलन रोड जाम कर दिया, जाट आंदोलन रोड जाम कर दिया, हाँ तो आंदोलन वगैरह हो गए, रोड जाम कर दिया, रोड ब्लॉक कर दिया, आने नहीं दे रहे हैं, टाइम लग गया, घूम के आए, दूर से आए।
तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों कि वैसे तो 4 दिन में आ जाता है, कभी कभी 2 ही दिन में आ जाता है, कभी कभी तो बहुत 10 दिन लग जाते हैं, कभी कभी बहुत हुआ तो 10 दिन लग जाते हैं। सत्यम, आप बीच में एक सवाल पूछे थे सर, सप्लायर ने लेट कर दिया तो आप समझ गए कि फॉर्मूला इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है कि हर बात का ध्यान रखा जा रहा है, जल्दी भी आ जाए तो भी ठीक, देर में आए तो भी ठीक। चलो बच्चों, एक और बात सुनना, कम से कम माल 6 दिन में आता है, अधिक से अधिक माल 12 दिन में आता है। तो कम से कम माल 6 दिन में आता है, अधिक से अधिक माल 12 दिन में आता है। ठीक, नॉर्मल माने एवरेज, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि सवालों में नॉर्मल या एवरेज रीऑर्डर पीरियड नहीं दिया होता, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सवालों में नहीं दिया होता है नॉर्मल या एवरेज रीऑर्डर पीरियड। कम से कम 6 दिन, 6 दिन, अधिक से अधिक 12 दिन, 12 दिन, 2 से डिवाइड करो, 12 6 18, 2 बराबर 9, तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड 9 दिन। देखो कुछ बच्चों ने जवाब दे भी दिया था, किसने किसने जवाब दिया हमको, विशाल, विष्णु, अदिति, सब 9 दिन, बिल्कुल सही बोला बच्चों आप लोगों ने। तो समझ गए कि अगर किसी प्रश्न में, अगर किसी क्वेश्चन में एवरेज रीऑर्डर, एवरेज या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड ना दिया हो तो मिनिमम जोड़ो, मैक्सिमम जोड़ो, तो उसे डिवाइड करो, आ गया आपके सामने एवरेज या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। लेकिन अगला बात बताओ, अगला बात, अगली बात ये बताओ, काटो इसको पहले। अगर मान लो कि किसी सवाल में एवरेज रीऑर्डर पीरियड दिया है तो, दिया है तो क्या करोगे, तब भी निकालोगे? अगर किसी प्रश्न में एवरेज रीऑर्डर पीरियड दिया हो तो सर दिया है तो विश्वास कर लेंगे ना, दिया है 8 दिन तो विश्वास कर लेंगे, नहीं दिया है तो दिमाग लगाएंगे, दिमागी घोड़ा दौड़ाएंगे, बुद्धि लगाएंगे। नहीं दिया है तो ये प्लस वो प्लस बाई 2, दिया है तब काय को दिमाग लगाएंगे। हाँ बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्या किसी के मन में कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? हमने आपको क्या क्या समझाया, हमने आपको क्या समझाया? जब हमने आपको पहले रीऑर्डर लेवल समझाया, रीऑर्डर लेवल, तुम्हारे गोदाम में जब माल घटते 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 रीऑर्डर लेवल पर आ जाए, आदेश दे दो, साहब माल भेज दो, ये परफेक्ट टाइमिंग है, ना तुम जल्दी मंगा रहे हो न तुम देर से मंगा रहे हो। अच्छा, वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे गोदाम में कभी भी इससे ज्यादा कच्चा माल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ मिनिमम लेवल का? तुम्हारे गोदाम में कभी भी इससे कम माल नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ मैक्सिमम से तो पैसा फंसा रहे हो, आवश्यकता नहीं है, पूंजी बर्बाद कर रहे हो। अगर इससे कम हुआ मटेरियल तो तुम्हारा प्रोडक्शन रुकने का खतरा है, प्रोडक्शन रुकने का खतरा है। और एवरेज ना ये ज्यादा है ना ये कम है। एक सवाल बिंदु सिंह, अगर सर मिनिमम और मैक्सिमम ना दिया हो तो? बिंदु दिया होगा, ठीक, बिंदु मिनिमम और मैक्सिमम हमेशा दिया होता है। अगर कोई नहीं दिया होता तो एवरेज होता है। हाँ बच्चों, एवरेज स्टॉक लेवल ना ये ज्यादा है ना ये कम है। कंजम्पशन या यूसेज, कच्चे माल की खपत। नंबर 1 नॉर्मल कंजम्पशन, कच्चे माल की खपत नॉर्मली, मिनिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम कंजम्पशन। तो कंजम्पशन 3 प्रकार के, कंजम्पशन माने कच्चे माल की खपत। रीऑर्डर पीरियड, आदेश देने से माल आने में लगा समय, 3 प्रकार का, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। चलो यहां तक पढ़ लिया, अब फॉर्मूला एनालाइज करते हैं। आइए बच्चों फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूले में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हम आपको नहीं समझाए? रीऑर्डर लेवल समझा दिया, मैक्सिमम कंजम्पशन, अभी हमने आपको कंजम्पशन तीनों प्रकार का समझाया है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। रीऑर्डर पीरियड समझा दिया, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। एवरेज कंजम्पशन, कंजम्पशन समझा दिया, रीऑर्डर पीरियड तीनों समझा दिया। सेफ्टी स्टॉक नहीं समझाया, सेफ्टी स्टॉक नहीं समझाया। तो क्या समझा दे बच्चों फॉर्मूले में? सेफ्टी स्टॉक। उसके पहले एक बात, आपको एक बात पूछनी चाहिए, सर रीऑर्डर लेवल का पहला फॉर्मूला
रीऑर्डर लेवल का सर ये पहला फॉर्मूला, और ये क्या रीऑर्डर लेवल का दूसरा फॉर्मूला। सर कैसा रीऑर्डर लेवल का दो दो फॉर्मूला, एग्जाम में कब लगाओ पहला कब लगाओ दूसरा। तो जवाब सुनना, क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। सर कैसा रीऑर्डर लेवल का दो दो फॉर्मूला, एक पहला एक दूसरा, कब लगाना है पहला कब लगाना है दूसरा। वैसे लगाना ही नहीं, एग्जाम में आ ही नहीं रहा है, बात कर रहे हैं सर एग्जाम में कब लगाना है पहला कब लगाना है दूसरा। सवाल समझे कि नहीं, हाँ ना कुछ तो बोलो। सवाल समझ आया, चलो सवाल समझ आ गया कि सर यहाँ दो फॉर्मूले हैं, पहला कब लगाना है दूसरा कब लगाना है। अगर किसी प्रश्न में सेफ्टी स्टॉक दिया है तो लगाओ दूसरा फॉर्मूला, और सेफ्टी स्टॉक न दिया हो तो लगाओ पहला फॉर्मूला। बोलो बच्चों क्लियर, कि सेफ्टी स्टॉक दिया है तो दूसरा फॉर्मूला, सेफ्टी स्टॉक न दिया हो तो पहला फॉर्मूला। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर समझ गए। और सर हम लोग के सिलेबस में क्या है, पहला फॉर्मूला। आपके सिलेबस में क्या है, पहला फॉर्मूला। चलो जरा जरा आपको फटाफट से सेफ्टी स्टॉक का मतलब बता दें। सेफ्टी स्टॉक का ध्यान दीजिएगा बच्चों। सेफ्टी स्टॉक, क्या बच्चों के घर में बाइक्स हैं, स्कूटी है। बोलो, क्या आपके घर में बाइक या स्कूटी है, कार है। हाँ, कुछ तो होगा ही, कार स्कूटी बाइक या पड़ोसी के यहाँ होगी। आपकी स्कूटी या बाइक में कुछ रिजर्व नाम की चीज होती है, रिजर्व। गाड़ी रिजर्व में आ गई, स्कूटी रिजर्व में आ गई, बाइक रिजर्व में आ गई। ऐसा कोई वर्ड सुना है आपने। तो बच्चों रिजर्व, तो ये बताओ क्या रिजर्व में आने पर गाड़ी बंद हो गई ढकेल कर ले जाना पड़ेगा। गाड़ी रिजर्व में आ गई, गाड़ी रिजर्व में आ गई, तो क्या गाड़ी ढकेल कर ले जानी पड़ेगी, गाड़ी बंद हो गई। नहीं नहीं, गाड़ी बंद नहीं हुई। रिजर्व का मतलब है कि अब बहुत कम तेल बचा है। रिजर्व का मतलब अब बहुत कम तेल बचा है, और आपको वो आगाह कर रहा है डलवा लो डलवा लो। तो काम नहीं रुकने दिया और चेतावनी भी दे दी। तो रिजर्व ने काम नहीं रुकने दिया और चेतावनी भी दे दी। ठीक, चेतावनी भी दे दी। तो बच्चों क्या हम कह सकते हैं कि रिजर्व बुरे वक्त में काम में आता है। बोलो कि क्या हम कह सकते हैं कि रिजर्व बुरे वक्त में काम में आता है। बताओ बच्चों क्या कहते हैं। हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर, रिजर्व बुरे वक्त में काम में आता है। अच्छा दूसरा एग्जांपल, एक क्लियर। रिजर्व बुरे वक्त में काम में आता है। गाड़ी रिजर्व में आ गई, गाड़ी रुकी नहीं, काम चलता रहा, काम चलता रहा। तो गाड़ी रिजर्व में आ गई, काम चलता रहा, लेकिन रिजर्व ने बता भी दिया कि भाई तेल डलवा लो। अच्छा दूसरा एग्जांपल सुनना। एक बच्चा है, एक बच्चा है गांव में रहता है, गांव में 12th पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है, शहर में आना चाहता है, शहर में। लेकिन यहाँ पर किराए के मकान में रहेगा और वहां से कॉलेज में एडमिशन लेके बीकॉम करेगा। तो गांव का एक बच्चा है, 12th पास कर लिया है, शहर में आएगा, रेंट पे रहेगा और बीकॉम करेगा। तो अपने घर से पहली बार जा रहा है, घर से पहली बार सामान वामान लेकर शहर जा रहा है, पहली बार। और पिताजी ने बुलाया, बेटा शहर जा रहे हो पहली बार, लो 5,000 रुपया पकड़ो, एक महीने बाद फिर एक एक महीने पर आ जाया करो, पैसा ले जाया करो, इस महीने 5,000, अगले महीने 5,000, अगले महीने 5,000, ऐसे तुम्हें देंगे। तो पिताजी ने 5,000 रुपया दिया कि लो जाओ। फिर फिर मम्मी ले गई इनको कोपचे में। कोपचा माने कोना। मम्मी ले गई इनको कोपचे में। हाँ, पहले खूब लपटाई अपटाई दुलार के कि बेटा पहली बार जा रहे हो शहर। फिर अपना दुपट्टा, दुपट्टे में गांठ बंधी हुई थी, गांठ खोला मम्मी जी ने, उसमें से निकाला 500 रुपया, 500, और दे दिया। कहा रखो, मगर इमरजेंसी में खर्च करना, ऐसे नहीं। बच्चे ने भी उसको अपने वॉलेट निकाला, पर्स निकाला, एकदम कोपचे में उसको डाल दिया, इमरजेंसी में रखेंगे। फिर बच्चा जो है चला गया शहर, बच्चा शहर चला गया।
और पिताजी के 5,000 रुपए खर्चा होते गए होते गए होते गए होते गए, सब खत्म हो गए। उसको मालूम भी नहीं पड़ा, सब खत्म हो गया, 1 रुपया नहीं बचा। अब बच्चा परेशान, यार 1 रुपया नहीं बचा, ध्यान नहीं दिया हमने, कुछ नहीं बचा, भाड़े का पैसा तक नहीं बचा, गांव जाने के लिए वापस किले आए। तब उसको याद आया कि हमारे पर्स में, वॉलेट में मम्मी जी का वो दुपट्टे पल्लू से बांधा हुआ जो दी थी 500 रुपया, वो रखा है। चलो 500 रुपया निकाला, पहुंच गया अपने गांव। तो बच्चों, बुरे वक्त में काम में आया। तो बाइक में पेट्रोल बुरे वक्त में काम में आया। मम्मी का वो 500 रुपये जो पल्लू से बांध कर दी थी, बुरे वक्त में काम में आया। चलो अब बहुत बता दिया, अब सेफ्टी स्टॉक पर आ जाते हैं। फाइनली सेफ्टी स्टॉक पर आते हैं। जरा सेफ्टी स्टॉक की बात सुनना कि इन कहानियों का उससे क्या रिलेशन है सेफ्टी स्टॉक से। सुनिएगा बच्चों। फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री में अपने केबिन में आराम कर रहा था। तो फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री के केबिन में आराम कर रहा है, तब तक उसे शोर शराबा सुनाई पड़ा। तब तक उसे बहुत शोर शराबा सुनाई पड़ा। फैक्ट्री के मालिक को मजदूर चिल्ला रहे थे, हुर्रे पार्टी, मुर्गा दारू, पतंग करके चिल्ला रहे थे, हुर्रे पार्टी। दौड़ता हुआ आया फैक्ट्री के मालिक, देखा सब नाच रहे हैं, एकदम ताश वाश की गड्डी निकल गई है, सब खुश होकर गले मिल रहे हैं एक दूसरे से। मालिक सब ताली बजा रहा है, भाई क्या 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 हो रहा है, क्या कैसा मुर्गा दारू हुर्रे पार्टी क्या कर रहे हो भाई। मजदूर बोले, साहब अत्यंत हर्ष के साथ बताना पड़ रहा है, बहुत ही खुशी के साथ, कच्चा माल खत्म हो गया है, मटेरियल खत्म हो गया है। अब आप पंजाब फोन करोगे, मटेरियल तो खत्म हो गया, पंजाब फोन करोगे, वो माल भेजेंगे, और जितना भी तेल भेज दें 2-3-4 दिन तो गया, और 2-3-4 दिन तक हम लोग जश्न मना रहे हैं, हुर्रे पार्टी मुर्गा दारू ये वही कर रहे हैं। तो खुशी मना रहे थे। फैक्ट्री मालिक बोला, अच्छा ये बात है कि मटेरियल खत्म हो गया और अब मंगवाएंगे, टाइम लगेगा, बता रहे बता। मालिक बोला, वो उधर कमरा देख रहे हो, उधर कोने में कमरा है, ताला बंद है, ताला, हाँ ये चाबी पकड़ो, चाबी। तो उस कमरे, चाबी पकड़ो, ताला खोलो, वहां सेफ्टी स्टॉक रखा है 6 दिन का। कितने दिन का? 6 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखा है। फिर फोन किया पंजाब, माल भेज दो भाई, कब आ जाएगा? साहब 4-5 दिन में आ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, जल्दी भेज दो। तब जब तुम लोग ताला खोलो, वहां से काम चालू करो। तो बच्चों समझे व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक? मम्मी का वो पैसा मुसीबत में काम आया, बाइक का वो रिजर्व मुसीबत में काम में आया। सेफ्टी स्टॉक अगर मटेरियल खत्म हो जाए तो ये बुरे वक्त में काम में आया, काम रुकने नहीं देगा, काम रुकने नहीं देगा। तो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। बच्चों में लगता है यहाँ फॉर्मूले में लिखे सारे टर्म्स क्लियर हैं, हाँ या ना जल्दी बोलो कि आपको पॉइंट नंबर 1 के फॉर्मूले में लिखे सारे टर्म्स क्लियर हैं। क्लियर? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। चलो आगे चलते हैं बच्चों, और आपको जरा समझा दें क्या चीज जी। यहाँ पर दूसरा पॉइंट नंबर 2 के टर्म्स समझा दें। हाँ बच्चों, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल समझाई दिया है। रीऑर्डर लेवल, बच्चों ये देखो कि पॉइंट नंबर 1 क्या था? रीऑर्डर लेवल। तो पॉइंट नंबर 1 का आंसर कहाँ रखना है? यहाँ रखना है, रीऑर्डर लेवल। तो आप जानते हो व्हाट इज रीऑर्डर लेवल। कंजम्पशन आप जानते हो, तीनों तरह के कंजम्पशन। रीऑर्डर पीरियड आप जानते हो, तीनों तरह के रीऑर्डर पीरियड। तो हमें लगता है कि फॉर्मूला 2 भी आपको क्लियर है कि फॉर्मूला 2 में ऐसी कोई बात नहीं है जो शाइना सर इसको कैसे करेंगे, फॉर्मूले से समझाइए। शाइना अभी सवाल कहाँ लगा रहे हैं, अभी तो हम फॉर्मूले को समझा रहे हैं, सवाल तो यहाँ पर है। ठीक बच्चों, आपने एक चीज देखी होगी कि हम उन टीचर्स में से नहीं है कि फॉर्मूला रटा दें। नहीं, हम आपको फॉर्मूला समझाना चाहते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ लिखे शब्दों का मतलब क्या है। तो अभी क्वेश्चन कहाँ लगा रहे हैं, अभी तो हम बस फॉर्मूले में लिखे टर्म्स आपको समझा रहे हैं। ठीक, अभी सवाल लगाएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सवाल कहाँ लगाए? अच्छा आगे चलते हैं जी। हाँ, तो फॉर्मूला नंबर 2 में सारी बातें जो लिखी हैं क्लियर है। रीऑर्डर लेवल जी, वो तो नंबर 1 था, रीऑर्डर लेवल ये नंबर 1 का आंसर। कंजम्पशन, कंजम्पशन हमने आपको मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सब समझाया। रीऑर्डर पीरियड सब समझाया, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल अभी बताया था, पॉइंट नंबर 1। मिनिमम कंजम्पशन, हर तरह के कंजम्पशन समझा दिए।
रीऑर्डर पीरियड, हर तरह का रीऑर्डर पीरियड समझा दिया। मगर बच्चों हमने आपको क्या नहीं समझाया, ये शब्द हमने आपको नहीं समझाया। क्या? EOQ या ROQ, फुल फॉर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या दूसरा नाम रीऑर्डर क्वांटिटी, दोनों एक ही चीज है, नाम अलग है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा सर ये क्या चीज है? अभी नहीं बता सकते। क्यों सर अभी क्यों नहीं बता सकते आप? बच्चों इसलिए हम इसको अभी नहीं बता सकते क्योंकि आप देखो एक चीज, एक बात, 5 मेथड थे, पांच मेथड थे। तो बच्चों ध्यान से देखना, जो आपके मेथड थे, देख पा रहे हो इस पेज पे, यहाँ पर 5 मेथड थे। देखो ये क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ई ओ क्यू। तो बच्चों ये दूसरे मेथड का नाम है, तो दूसरे मेथड पर तो हमें खुद ही 2-3 दिन लगाने हैं। जब दूसरे मेथड पर हमें 2-3 दिन लगाने हैं तो वहां कैसे समझा दे? तो ठीक, तो अभी हम आपको नहीं समझा सकते। तो हमने कौन सी बात फिलहाल इग्नोर कर दी? हमने एक शब्द इग्नोर कर दिया। विष्णु ये बहुत ही गलत बात है। ठीक विष्णु, ये बहुत ही गलत बात है। आप टाइम का मैसेज न दिया करो, हम जब चाहेंगे तब टाइम के हिसाब से क्लास छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। टाइम के बारे में मत बोला करो, वो मेरा डिसीजन है, आपका नहीं है। आप नहीं सिखाओगे कि टाइम कितने बजे है कितने बजे नहीं है। हम भी आपसे ज्यादा टाइम के पंक्चुअल है भाई। टॉपिक देखना है कि टाइम देखना है? चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पर थे हम? हाँ, हम आपको बोल रहे थे कि अभी हम आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि अभी ये मेथड नंबर 2 है जिसका वक्त अभी आया नहीं है, वहां डिटेल में समझाएंगे। अच्छा, यहाँ एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल मतलब ये क्या है? ये है मिनिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल, ये देखो ये क्या है? ये है मैक्सिमम लेवल बाई 2। तो बच्चों फॉर्मूला हमने पूरा डिफाइन कर दिया। दो छोटे छोटे सवाल हैं, क्लास वर्क 1 और क्लास वर्क 2। तो दो छोटे छोटे सवाल हैं और होमवर्क देना चाहते हैं। बोलिए क्या कर दें? होमवर्क देना चाहते हैं हम आपको, दो छोटे सवाल। क्लियर है बच्चों? तो दो होमवर्क दे रहे हैं आपको, आप दोनों घर से करके लाना, कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको कराएंगे और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चों क्लास हम एंड करना चाहते हैं और मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में, वहां चर्चा करेंगे। तो ये मामला क्लियर है आपको? नहीं विष्णु, आप टाइम के बारे में मत कहा करो, टाइम ओवर टाइम अप। भाई वो हम समझ लेंगे ना, वो मेरा काम है, आपका काम थोड़ी नहीं टाइम बताना। चलो बच्चों, होमवर्क दो होमवर्क दिया है, करके लाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू। दीपांशु कल क्लास चलेगा? नहीं नहीं, कल छुट्टी रहेगी, संडे है, छुट्टी मनाइए। अगर क्लास चलनी हुई तो मैसेज भी कर देंगे, कल रक्षाबंधन है, रहने दीजिए। हाँ बच्चों, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। थैंक यू।